नमस्कार, मैं हूं आपके साथ मोनिका गुप्ता और आप देख रहे हैं हर खबर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खास खबरों के साथ। आज से बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष तैयार है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने भी सरकार को घेरने की पूरी तैयारी कर ली। इसी पर आज हम चर्चा आपको बता दें कि इसी पर आज क्या कुछ रहा और सदन में क्या कुछ देखने को मिला, विपक्ष की तरफ से क्या कुछ देखने को मिला, इस रिपोर्ट के जरिए देखिए। हरियाणा विधानसभा के सत्र का आगाज 2 मार्च से हो गया है। बजट सत्र की शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ हुई। राज्यपाल ने हरियाणा सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि सरकार ने सबका साथ सबका विकास के मूल मंत्र के साथ समुचित विकास किया। तो वहीं बजट सत्र से पहले सत्ता पक्ष और विपक्ष के विधायक दल की बैठक हुई। बीजेपी जेजेपी विधायक दल की बैठक में जहां एक ओर सरकार की मंशा और हरियाणा के लिए पेश होने वाले बजट पर मंथन गया, तो वहीं कांग्रेस विधायक दल की बैठक में सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी को लेकर विचार विमर्श किया गया। खैर, तमाम सियासी उठापटक के बीच बजट सत्र का आगाज हुआ। बजट सत्र में सबसे पहले दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी गई। इसके बाद सदन की कार्यवाही को गुरुवार सुबह 10 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। हमारे बीच में नहीं रहे, उनके शोक के इस संदर्भ में मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं। प्रस्ताव संख्या 1, यह सदन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन जिला रोहतक के गांव निगाणा के स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। हरियाणा विधानसभा की कार्यवाही शुरू हो तो चुकी है, लेकिन विपक्ष कई मुद्दों को लेकर मनोहर सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी में है। नारायणगढ़ से कांग्रेस विधायक शैली चौधरी ने कहा कि यूक्रेन और बेरोजगारी किसान प्रमुख मुद्दा रहने वाले हैं, लेकिन सरकार को हर मोर्चे पर घेरने की तैयारी पूरी है। आज मुद्दे बहुत है हरियाणा के अंदर, सब पे हरियाणा विपक्ष घेरेगा सरकार को। आप देखें महंगाई का मुद्दा है, आप देखें आज यूक्रेन में हमारे विद्यार्थी फंसे हुए हैं, उनको लाने का मुद्दा है, और भी बहुत सारे मुद्दे हैं। आज मुद्दे ही मुद्दे हैं हरियाणा में, तो सभी के लिए रणनीति बनाई है और विपक्ष लड़ेगा सरकार। रोहतक से कांग्रेस विधायक बीबी बत्रा ने सरकार को हर फ्रंट पर विफल बताते हुए कहा कि विपक्ष विधानसभा में हर मुद्दे को उठाएगा और फ्रंट फुट पर सरकार को पुरजोर तरीके से घेरा जाएगा। सरकार एक फेलियर सरकार है, हर एक फ्रंट पे फेलियर है। सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई है। कल से क्वेश्चन आवर शुरू होगा, उसमें बहुत से अहम मुद्दे हैं जो कॉलोटेशन मोशन और रिजेक्ट मोशन दी थी, स्पीकर ने वो रिजेक्ट किए हैं, उनको भी प्रोटेस्ट लॉन्च की जाएगी। और सभी मुद्दों को, चाहे बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे डोमिसाइल का मुद्दा है, चाहे का मुद्दा है, चाहे डाडम खनन का इतना बड़ा भ्रष्टाचार है, और साथ में एक्सटेंशन लेक्चर्स की बात है, रोडवेज कर्मचारियों की बात है, क्लर्कों की बात है, सभी मुद्दों को विधानसभा स्तर के अंदर ने सरकार को हर मोर्चे पर घेरने के लिए पूरी तरह से कमर कस रखी है। इसी कड़ी में कांग्रेस विधायक वरुण चौधरी ने कहा कि हरियाणा समस्याओं से घिरा हुआ है, चाहे वो फसलों की गिरदावरी का मुद्दा हो या बेरोजगारी का। देखिए, सरकार को क्या घेरना है, हरियाणा घिरा पड़ा है समस्याओं से। सरकार सुध ले ले। विपक्ष का तो काम है कि सत्ता को, पक्ष को आईना दिखाना कि ये समस्याएं हरियाणा को घेरे हुए हैं, का समाधान किया जाए। वो समाधान करें, लेकिन ये कहकर कि नहीं सब कुछ अच्छा ही है, सब ठीक है, ऑल इज वेल करके और कोई कार्य ना किया जाए, तो ये तो दुखद है। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आगाज हुआ। सत्र के पहले दिन राज्यपाल अभिभाषण के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा शोक प्रस्ताव पेश किया गया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश में सर्वांगीण विकास हुआ है।
आज प्रदेश देश के अग्रणी राज्यों में शामिल है, तो दूसरी ओर विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर बना हुआ है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर 8 मार्च को हरियाणा का बजट पेश करेंगे। देखना दिलचस्प होगा कि सरकार बैकफुट पर या फिर फ्रंट फुट पर आकर विपक्ष के सवालों का जवाब देती है। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरुआत हो चुकी है। राज्यपाल ने सदन में अपना अभिभाषण पढ़ा और सरकार के कार्यों को गिनवाया। राज्यपाल ने कोरोना से लेकर गांव को यहां पर लाल डोरा मुक्त करने तक बताया। राज्यपाल ने कहा कि देश इस साल आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। उन सभी वीरों को याद किया जा रहा है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपने प्राणों की आहुति दी। इसके बाद राज्यपाल ने कहा कि कोरोना ने पूरे देश को अपनी जद में ले लिया था, लेकिन सरकार के प्रयासों ने कोरोना को रोकने में सफलता हासिल की। हम कोविड-19 महामारी से जूझ रहे हैं। इस वैश्विक महामारी ने प्रत्येक व्यक्ति को कहीं न कहीं प्रभावित किया है। मेरी सरकार और इसका पूरा तंत्र, विशेषकर चिकित्सकों व स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं व अग्रणी पंक्ति के कोविड योद्धाओं के अथक प्रयासों के फलस्वरूप हम इस महामारी पर नियंत्रण पाने में सफल रहे हैं। मेरी सरकार ने सुशासन से सेवा के संकल्प के साथ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के अंत्योदय दर्शन के अनुरूप सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास और हरियाणा एक हरियाणवी एक के मूल मंत्र पर चलते हुए प्रदेश के चहुमुखी विकास के लिए काम किया है। मेरी सरकार ने क्षेत्रवाद और बाई भतीजावाद से ऊपर उठकर हर क्षेत्र, हर वर्ग का समग्र विकास किया है। भौतिक विकास के साथ साथ जीवन के सभी मानदंडों को विकसित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। मेरी सरकार ने ऐसे बदलाव किया जिन्हें अन्य प्रदेशों व केंद्र सरकार ने अनुकरण किया है। उदाहरण के तौर पर गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन स्तर ऊपर उठाने के उद्देश्य से मेरी सरकार ने मुख्यमंत्री अंत्योदय परिवार उद्यान योजना शुरू की है। गांवों को लाल डोरा मुक्त करने की हरियाणा की योजना को केंद्र सरकार ने स्वामित्व योजना के रूप में पूरे देश में लागू किया है। मेरा पानी मेरी विरासत योजना अध्ययन करने के लिए भी एक केंद्रीय टीम ने प्रदेश का दौरा किया। सुशासन के अभियान में कोई भी विभाग अथवा क्षेत्र ऐसा नहीं बचा जिसमें सुशासन न की गई हो। मेरी सरकार ने मानवीय हस्तक्षेप को कम करने के लिए ई गवर्नेंस की सहायता से नई व्यवस्था बनाई है, जिससे भ्रष्टाचार पर अंकुश। वहीं बजट सत्र की कार्यवाही के पहले दिन सत्ता पक्ष और विपक्ष ने सदन में शोक प्रस्ताव। मुख्यमंत्री मनोहर लाल और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र रत्न लता मंगेशकर समेत दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी। सदन में दिवंगत आत्माओं के लिए मौन व्रत रखा गया। हमारे बीच में नहीं रहे, उनके शोक के इस संदर्भ में मैं शोक प्रस्ताव सदन के सामने रखता हूं। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई किया गया। उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2000 में उन्हें फ्रांस ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में
मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला एवं संस्कृति जगत को अपूरणीय क्षति हुई है। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव 2। ये सदन जिला रोहतक के गांव निगाना के स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। ये सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। शोक प्रस्ताव संख्या 3। ये सदन प्रदेश के उन वीर सैनिकों को अपना पूर्ण नमन करता है जिन्होंने मातृभूमि की एकता और अखंडता की रक्षा के लिए साहस और वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शोक प्रस्ताव संख्या 1। यह सदन भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी के 6 फरवरी 2022 दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। उनका जन्म 28 सितंबर 1929 को मध्य प्रदेश में इंदौर में हुआ। वे वर्ष 1999 में राज्यसभा के लिए मनोनीत हुई। स्वर कोकिला के नाम से विश्वविख्यात लता मंगेशकर जी ने लगभग सभी भारतीय भाषाओं में 25,000 से अधिक गीत गाए। उनकी मूल्य सेवाओं के लिए उन्हें वर्ष 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहब फाल्के पुरस्कार तथा 1999 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया। उन्हें वर्ष 2001 में देश के सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न से अलंकृत किया गया। वर्ष 2009 में उन्हें फ्रांस ने भी अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से पुरस्कृत किया। उन्होंने समाज के सभी वर्गों के रोगियों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने के लिए लता मंगेशकर मेडिकल फाउंडेशन चैरिटेबल ट्रस्ट की स्थापना की। उन्होंने विद्यार्थियों की सहायता एवं वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण के लिए अपने पिता की स्मृति में मास्टर दीनानाथ मंगेशकर स्मृति प्रतिष्ठान चैरिटेबल ट्रस्ट की भी स्थापना की। उनके निधन से संगीत, कला एवं संस्कृति जगत को अपूरणीय क्षति हुई। उनकी विशिष्ट सेवाओं के लिए राष्ट्र सदैव उनका ऋणी रहेगा। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। यह सदन जिला रोहतक के गांव निगाना के स्वतंत्रता सेनानी श्री उमराव सिंह यादव के 16 जनवरी 2022 को हुए दुखद निधन पर गहरा शोक प्रकट करता है। यह सदन दिवंगत के शोक संतप्त परिवार के सदस्यों के प्रति अपनी हार्दिक संवेदना प्रकट करता है। विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही के दौरान आपको बता दें कि सर्वश्रेष्ठ विधायकों का चुनाव किया गया। फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा और गन्नौर से बीजेपी विधायक निर्मल रानी को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया और विधानसभा में स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता और सीएम मनोहर लाल ने दोनों विधायकों को सम्मानित भी किया। ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली तस्वीर आप देख रहे हैं बीजेपी विधायक निर्मल रानी की, जिन्हें सर्वश्रेष्ठ विधायक के तौर पर सम्मानित किया गया। वहीं दूसरी तस्वीर नीरज शर्मा की, जो कि फरीदाबाद के एनआईटी कांग्रेस विधायक है। हरियाणा विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा का बयान सामने आया। हुड्डा ने कहा कि जिस तरह का अभिभाषण राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने दिया, उससे साफ जाहिर होता है कि सरकार का कोई विजन नहीं है। सदन में सरकार को घेरने के मुद्दे पर हुड्डा ने कहा कि विपक्ष अपनी बात सदन में जोर शोर से रखेगा। राज्यपाल जी ने वो कहा है और इसमें कोई चीज नहीं है, कोई जैसे दृष्टि होती है सरकार का, विजन होता है, इसमें कोई सरकार का विजन, ऐसा जनहित का विजन कोई दिखाई नहीं दिया। इसका राज्यपाल अभिभाषण पे जो शुरुआत की है वो हमारे ये वरिष्ठ साथी डॉक्टर रघुवीर सिंह का अध्ययन करेंगे और फिर हमारे बहुत सारे विधायक इस पर बोलेंगे और इस सरकार को खोलेंगे। बजट के लिए जो है ना पूरा उसका 3-4 दिन का जो समय मिलेगा, पूरी तैयारी से हम जाएंगे
और बजट सरकार अगर जनहित का देगी तो उसकी प्रशंसा करूंगा और जैसे पहले देते रहे बजट। वहीं बजट को लेकर असंध से कांग्रेस विधायक शमशेर सिंह गोगी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता रवि चंदेल ने। शमशेर सिंह गोगी ने कहा कि वो अपने हलके की समस्याएं समेत कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में हैं। यूक्रेन के मामले को लेकर गोगी ने कहा कि समय रहते बच्चों को निकाल लिया होता तो बच्चे आज अपने परिवार के साथ होते। सरकार चाहे तो रूस से दोस्ती के नाते ही बात करे। हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र का आज आगाज हुआ। इसी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं असंध से कांग्रेस के विधायक शमशेर सिंह गोगी। सर, पहला दिन बजट सत्र का किस तरीके से देखते हैं, क्या कुछ कार्रवाई रही? देखो, आज तो गवर्नर एड्रेस था जी। और कोई ज्यादा तो बस बता दिया भी कल से पर क्या होना है अगले दिन 22 तक चलेगा मामला, बीच में छुट्टियां हैं और कोई ज्यादा आज नहीं था, कल से शुरू होगा असली काम। जी सर, अगर बात करें जिस तरीके से लगातार बैठकों का जो दौर जारी है, नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अध्यक्षता में लगातार बैठकें की जा रही है, कौन कौन से मुद्दे अहम रहेंगे जिनको लेकर जो है सरकार को इस बार जो है कटघरे में खड़ा किया जाएगा, सवालों के कटघरे में? मुद्दे तो बहुत हैं, कुछ तो मुद्दे अब इसमें से निकलेंगे जो गवर्नर एड्रेस है जी। सरकार की सोच ही इसमें परिलक्षित होती है और कुछ बजट आएगा उसमें से निकलेंगे। वैसे महंगाई है, किसानों का मुद्दा है, बेरोजगारी है, मुद्दे तो इतने हैं, लॉ एंड ऑर्डर का ही मुद्दा है। इस सरकार में मतलब जो पॉजिटिव सोच है उसकी कमी है। ये मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इनकी सोच जो है वो फिट नहीं बैठती इस देश में। सर, अगर बात करें मौजूदा में जिस तरीके से रशिया और यूक्रेन के बीच में जो वॉर चल रही है उससे खास तौर पर खासे प्रभावित हो रहे हैं जो भारतीय नागरिक वहां पे हैं, इसको लेकर भी किस तरीके से जो सरकार जो कदम उठा रही है, कितने संतुष्ट दिखाई दे रहे हैं आप? नहीं, मैं तो कतई भी संतुष्ट हूँ, क्योंकि वक्त रहते सरकार की सोच अगर सही होती तो बच्चों को वहां से निकाला जा सकता था। ये तो शायद उनके फंसने की उम्मीद कर रहे थे भी ये फंस जाएंगे, फिर हम एकदम इनको उठा के ले आएंगे, फिर यूपी के इलेक्शन में कहेंगे कि देखो सरकार ने बच्चे बचा दिए इसलिए हमें वोट दे दो। लेकिन अब भी मेरी इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर रशिया से ही अपनी दोस्ती है तो उसकी कॉस्ट पे अपने बच्चे तो निकाल लो, रशिया से ही बात कर लो। अब भी कुछ नहीं है, कोई सोच नहीं है। सर, अगर बात करें जिस तरीके से सरकार जो है विधेयक लाने जा रही है, गैर कानूनी धर्मांतरण रोकथाम विधेयक, इसको लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला उसी वक्त से जारी हो गया था। किस तरीके से देखते हैं, कांग्रेस इसे बड़े जोर शोर से जो है सदन में उठाने जा रही है? देखो, मेरे हिसाब से जब हमारे देश के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कोई भी धर्म जो है वो लिखित में नहीं है, तो हमारे देश का कोई धर्म नहीं है, हमारे देश का संविधान। अगर हम संविधान को मानते हैं तो फिर धर्मांतरण का मुद्दा कैसे आ सकता है? जब धर्म ही नहीं है तो धर्मांतरण कैसा? हमारी जात है नागरिकता, नागरिकता के अधिकारों को सुरक्षित रखने का काम सरकार को करना चाहिए, लेकिन वो काम तो सरकार कर नहीं पा रही है। लेकिन ऐसे इमोशनल मुद्दे उठा के वोट बटोरने के काम कर रही है, लेकिन अब लोग समझदार हो गए हैं, काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। सर, अगर पीएमबी की बात करें, भाखड़ा ब्यास की अगर बात करें, उसको लेकर भी एक आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने साफ लफ्जों में कहा कि वो केंद्र सरकार में अपना प्रोटेस्ट जो है वो दर्ज करवाएगी। किस तरीके से देखते हैं? नहीं, दर्ज कहाँ करवाएंगे, बोलने की हिम्मत ही नहीं है। ये तो जो मतलब हमारी केंद्र सरकार है और जो लीडरशिप है बीजेपी की, जो सत्ता में है, उनकी सोच जो है वो फेडरल सिस्टम के खिलाफ है। वो इस फेडरल सिस्टम को खत्म करना चाहते हैं। पहले उन्होंने क्या किया कि सीमावर्ती स्टेटों में खास करके बंगाल, पंजाब 50-50 किलोमीटर कर दिया। अब बीबीएमबी से सारी स्टेटें हटा दी। क्यों भाई, कौन सी खराबी कर दी? क्योंकि यहाँ पे मतलब उनको ऐसे लगता है कि सब कुछ मेरे हाथ में होना चाहिए। हमारे देश की बदकिस्मती है कि हमारे देश में भारत सरकार नहीं है, मोदी सरकार है। सर, एक अंतिम सवाल कि आप अपने हलके के किन किन मुद्दों को जो है वो सदन के पटल पे रखेंगे और जोर शोर से उठाएंगे? देखो, बहुत सारे मुद्दे हैं, मैंने बहुत सारे सवाल भी लगाए हैं। 2 मुद्दे मेरे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो जिला बनाना और एक असंध में बड़ा हॉस्पिटल और ट्रामा सेंटर बनाना। इसके ऊपर मैं पूरा जोर से बात करूंगा, अरे रखूंगा अपनी बात। सर, किस तरीके से देखते हैं कि बजट को लेकर जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा कम से कम 8 प्री बजट बैठकें की गई सभी विभागों के साथ, क्या
आपकी कितनी उम्मीद है कि बजट जो है किस तरीके का रहेगा, जनहितैषी रहेगा? जनहितैषी बजट आने की तो उम्मीद नहीं, क्योंकि सरकार की जो नीयत है, जिस सोच के लोग सरकार में है, वो जनहितैषी तो है ही नहीं। अगर जनहितैषी होते तो आउटसोर्सिंग से सारी रिजर्वेशन खत्म कर दी, गरीब लोग मार दिए। अब भी इस बजट में जो सबसे बड़ी मुझे उम्मीद है कि क्या आएगा, वो ये आएगा कि लोन कितना बढ़ा पिछले एक साल में। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ कांग्रेस के असंध से विधायक शमशेर सिंह गोगी, जिन्होंने अपनी बात बड़ी ही बेबाकी के साथ रखी और साथ ही उन्होंने कहा कि सदन में बजट सत्र के दौरान जो है वो अपने हलके की मांगों को भी जोर शोर से उठाएंगे। चंडीगढ़ से हर खबर हरियाणा के लिए रवि चंदेल के साथ कैमरा पर्सन किशन की रिपोर्ट। विधानसभा में 2 विधायकों को सर्वश्रेष्ठ विधायक चुना गया, जिनमें से एक फरीदाबाद एनआईटी से कांग्रेस के विधायक नीरज शर्मा भी हैं। नीरज शर्मा से खास बातचीत की हमारे योगी अमित शर्मा ने। क्या कुछ कहा नीरज शर्मा ने, आपको सुनाते हैं। हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो चुका है। आज पहले दिन की जो कार्रवाई रही उसमें एक खास बात को मिली। खास बात यह थी कि इसमें 2 एमएलए जो हैं उनको बेस्ट एमएलए नॉमिनेट किया गया है। बेस्ट एमएलए का उनको खिताब मिला, जिसमें से एक एमएलए फिलहाल हमारे साथ मौजूद हैं। नाम है कांग्रेस विधायक नीरज शर्मा, जो कि फरीदाबाद एनआईटी से विधायक हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है सर आपका हर खबर पर। नमस्कार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। इतना आसान नहीं होता है कि 90 विधायकों में से 2 विधायकों को इस तरीके से चुना जाना, उनमें से कांग्रेस पार्टी के, लेकिन उनमें से एक आपका नाम आना, बेस्ट एमएलए चुना जाना। कितनी खुशी हो रही है आपको? बधाई भी हमारी तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद साहब। देखिए, आज मैं बहुत ज़्यादा ये गर्व और गौरव का विषय है मेरी विधानसभा के लोगों के लिए, जिन्होंने मुझे चुन के हरियाणा की पंचायत में भेजा। और ये सम्मान जिन वजह से मुझे मिला, मैं उनको समर्पित भी करना चाहूँगा जी। अपने पिताजी स्वर्गीय पंडित शिवचरण लाल शर्मा जी को, पूर्व मंत्री हरियाणा सरकार, जिनकी कर्मों की वजह से, कार्यों की वजह से मैं यहाँ चुन के आया। और चुन के आने के बाद मुझे प्रेरणा मिली, और जिस प्रेरणा का ये फल है कि मुझे आज ये खिताब मिला, सम्मान मिला, जिसका मैं कोटि कोटि धन्यवाद अपने इलाके की जनता का, हरियाणा के लोगों का और कमेटी का विशेष रूप से करना चाहूँगा, और अपने पिताजी के चरणों में नमन करना चाहूँगा जी। हम और भी जो तमाम विधायक हैं कांग्रेस के, उनसे भी हम बातचीत करते हैं नीरज जी। उनका हमेशा एक जवाब ये रहता है कि भाई क्योंकि हम विपक्ष में हैं, सरकार हमारी नहीं है, और इसीलिए हम अपने विधानसभा क्षेत्र में जो काम करना चाहते हैं, जो काम करवाना चाहते हैं, उसमें हमें सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि हमें सरकार का सहयोग नहीं मिलता है। लेकिन उसके उलट अगर आपको बेस्ट एमएलए नॉमिनेट किया जाता है तो वो सच बोल रहे हैं या कैसे देखें? मतलब ये समझ से परे है ना कि बाकी एमएलए कहते हैं कि भाई हमें सरकार का सहयोग नहीं मिल रहा, इसलिए हम जो काम करना चाहते हैं वो कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन एक आप हैं जिनको बेस्ट एमएलए का खिताब मिल रहा है। इसका मतलब आपने काम किया है, आप अपने क्षेत्र की जनता की उम्मीदों पर खरा उतरे हैं। 2 पहलू हैं इसके। देखिए, हर जगह की परिस्थिति अलग अलग होती है। जो चीज जिले में होती है वो चीज स्टेट की पॉलिटिक्स में नहीं हो पाती। मैं ये नहीं कहता कि मेरे साथी विधायक गलत बोल रहे हैं या मैं गलत बोल रहा हूँ, दोनों ही अपनी जगह ठीक है। कि मान लीजिए कि सत्ता पक्ष का और विपक्ष का थोड़ा बहुत तो फर्क रहता है। और दूसरा, कुछ आप इसको व्यक्तिगत संबंध की भी संज्ञा दे सकते हैं। मैं झारखंड मुख्यमंत्री जी का ओएसडी रहा जी। एक चाहत की बात भी आप कह सकते हैं, एक व्यक्तिगत संबंध की बात भी कह सकते हैं। और मैं सबसे बड़ी बात बताऊं, मैं इसे प्रभु श्री राम का चमत्कार मानता हूं। क्योंकि जब से मैंने रामायण राम कथा का पाठ करना शुरू किया, क्योंकि मैंने विधानसभा में एक वादा किया था अपने लोगों से कि भाई मेरे आज तक की जो भी बात है, चाहे मेरा व्यवहार हो, भोजन हो, चरित्र हो, चाल चलन हो, इसकी आप माफी दे दीजिए और आप मुझे विधायक बना के भेजेंगे तो मैं आपको ये कहता, ये जरूर एहसास कराऊंगा कि आप हरियाणा में किसी से कहेंगे कि मैं 1986 का निवासी हूँ तो गर्व से कहेगा अच्छा नीरज शर्मा के विधायक। और हमारी रामचरितमानस में लिखा भी है, जापे कृपा राम की हुई, तापे कृपा करे हर कोई। तो ये प्रभु श्री राम का चमत्कार भी है मेरे साथ। दूसरा क्या है कि हमारी विधानसभा में पिछले 5 सालों में जो चीजें हुई नहीं उनका झूठा प्रसार किया गया।
जैसे स्मार्ट सिटी को मैं लूं, बहुत बड़ी योजना थी। हमारी विधानसभा में बोर्ड लगे कि एनआईटी को स्मार्ट सिटी में शामिल करने में बहुत बहुत धन्यवाद। मैं विधायक बन के आया, यहाँ मैंने कागज पत्थर देखे और मैंने कभी ना इस दुर्भावना से काम नहीं किया कि ये प्रोजेक्ट पिछला विधायक चालू कर गया था, इसको डिस्टर्ब करना है। नहीं, विकास से एक सतत प्रक्रिया है, वो होनी चाहिए भाई। हो तो मेरी विधानसभा में काम रहा है, सारे काम ना बाबूजी करके गए, ना उनके बाद का विधायक करके गया, ना उससे पहले का विधायक करके गया, ना मैं कर पाऊंगा। डेवलपमेंट ऐसी चीज है, ये दिल मांगे मोर, आदमी की इच्छाओं की आप तृप्ति नहीं कर सकते हैं। तो मैं डेवलपमेंट में एक तो ये पूर्वाग्रह बिल्कुल रखता हूँ। मैं तो पुरानी सीएम अनाउंसमेंटें खोज खोज के भी लाता हूँ, भाई क्यों नहीं पूरी हुई, क्या कारण है। मुख्यमंत्री घोषणा का मतलब होता है मुख्यमंत्री का वचन। अगर जब मुख्यमंत्री घोषणा पूरी नहीं हो रही तो फिर राज्य में सरकार चलाने का फायदा क्या है, फिर किस बात की सरकार है। दूसरा, मुख्यमंत्री जी का देखो मेरी विधानसभा से लगाव भी रहा, 85-86 के आसपास मुख्यमंत्री जी हमारी विधानसभा में भी रहे और बहुत लोगों को व्यक्तिगत जानते भी हैं। और एक बहुत अच्छा मैंने सिस्टम भी देखा कि मुख्यमंत्री जी यहाँ हर मंगलवार को मिलते थे, तो बहुत से लोगों को लगा कि भाई, कभी कभी मेरी वेशभूषा देख के भी कह देते हैं कि भाई क्या तुम भाजपा में जाओगे। मैंने कहा नहीं। किसी और साथी ने भी 1 जनवरी 2020 को सवाल पूछा तो मैंने एक ही बात का जवाब दिया। मैंने कि भाई देखो, अगर जो मुख्यमंत्री जी ये कहते हैं मैं भाजपा का मुख्यमंत्री हूँ, विधायकों का मुख्यमंत्री हूँ, जिसमें मेरी एनआईटी 86 भी है, वहां के लोगों के काम के लिए मैं एक बार नहीं 1000 बार जाऊंगा। और वो बार बार कहते थे सबका साथ सबका विकास। शुरू में कुछ लोग हिच करते थे जाने में, पर अब मैंने देखा है कि उस सिस्टम में सब लोग जाने लगे हैं। ठीक है, सारे काम नहीं होते, ये रहता है सत्ता पक्ष और विपक्ष का। पर मैं ना हरदम एक चीज सोचता हूँ कि यार जो तेरी समस्या है, मैं सबसे ज्यादा चिट्ठी लिखने वाला भी विधायक हूँ, मेरे से ज्यादा चिट्ठियां किसी ने नहीं लिखी होंगी हरियाणा सरकार में, कि भाई तुम अपनी बात जहां से काम होना वहां तक पहुंच तो सही। पता नहीं आदमी कब किस मूड में कब क्या है। जैसे मेरे यहाँ मेट्रो का मुद्दा था, भूमाफियाओं ने मिलकर रूट डाइवर्ट कर दिया, पता ही नहीं लगा किसी को, आवाज उठाई मैंने। अच्छा, मैं जो मेरे व्यक्तिगत संबंध है उनको भी पूरा इस्तेमाल करता हूँ। मैं यहाँ भी हरियाणा में भी अपनी फाइल का पीछा नहीं छोड़ता, मैं भारत सरकार में भी नहीं छोड़ता। मैं अपना मेट्रो का रूट भी करवा के लाया, स्मार्ट सिटी में भी अपनी विधानसभा को शामिल करके करवा के लाया। उसके बाद हमारी विधानसभा ना गोल गोल सी है, बल्लमगढ़, भड़कल, तिगांव, पृथला सब मिली हुई है एक दूसरे के संग। 2 बड़ी सड़कें थी, हार्डवेयर से प्याली और बलपुल से कैलमिनेटर चौक। बल्लमगढ़ विधानसभा की हैं दोनों, मेरी विधानसभा की एंट्री थी और बदकिस्मती से बिल्कुल टूटी पड़ी थी। भ्रष्टाचार की भेंट, 41 करोड़ के घोटाले थे। मैंने कसर नहीं छोड़ी। मैं बदनाम हो चुका हूं चंडीगढ़ में इस चीज के लिए कि संतरी से लेके और मंत्री तक मेरी विधानसभा का जो काम है, मैंने वो कागज साइन कर लिया। मैं संतरी के हाथ में पकड़ा के आऊंगा, सेक्रेटरी के हाथ में पकड़ा के आऊंगा, मंत्री के हाथ में पकड़ा के आऊंगा, आईएएस अफसर के हाथ में पकड़ा के आऊंगा। बहुत से तो कहते हैं यार ये क्या है, ये एक ही चिट्ठी 4-4 जगह जाती है। मैंने कहा भैया पता नहीं, चंडीगढ़ है, हमारा काम ही यही है, जनता ने चुना ही हमें इसलिए। तो ये भी एक कारण हो सकता है। हालांकि मैं अभी इतना संतुष्ट नहीं हूँ विकास कार्यों से, पर समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, लेकिन आखिरी सवाल मेरा आपसे सर, और बजट को लेकर आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, और दूसरा ये कि अपने विधानसभा क्षेत्र की कौन सी समस्याएं जो आपको लगता है कि इस बजट सत्र के दौरान आप उनको उठाने वाले हैं। देखिए, बजट सत्र के अंदर जब तक बजट समक्ष नहीं आए मैं नहीं कह सकता हूँ, पर मैं एक चीज बजट सत्र में या इस सेशन में जरूर कहूँगा। इंग्लिश में कहावत है, फियर्स मेक्स द लव, मेरी रामायण में लिखा है, विनय न मानी जल्दी जल जड़ गई, 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होए न प्रीत। कि जो मुख्यमंत्री जी का टेबल होना चाहिए ना अफसर शाही पे, वो नहीं है भाई साहब। मुख्यमंत्री घोषणा का मतलब है वचन, कथन, शपथ। फाइल ऐसे चलनी चाहिए 250 की स्पीड से। पीछे एक हमारे यहाँ बाल कल्याण पॉकेट है, बड़ा छोटा सा काम है, वो लंबा चौड़ा खर्चा भी नहीं है, लाखों करोड़ों का बजट हम यहाँ देते हैं।
बहन बेटियां ऐसे कपड़े उठा उठा के चलती हैं, लोगों की स्कूल की दीवारें ढहने की स्थिति आ गई। एक बेटी ने ट्वीट भी किया कि ऐसे ऐसे मेरी शादी कैसे होगी, मेरी बारात कैसे होगी। सीएम विंडो संज्ञान भी लिया गया, टेम्परेरी सफाई होगी। 1.5 साल हो गया उस समस्या को, वो आज जस की तस वहीं की खड़ी हुई है। ये जो छोटी छोटी ढिलाइयां है ना, ये थोड़ी सी गलत है, और मैं बजट सत्र में ये बात रखूंगा, चाहे राज्यपाल के भाषण पे बात करने का मौका मिले या बजट में, कि मुख्यमंत्री सब चीज ठीक है परंतु सख्ताई भी जरूर। गुरु कुमार शीश कुम गड़गड़ काड़े खोट, अंतर हाथ सहार दे बाहर मारे चोट। जब तक सख्ताई नहीं हो हरियाणा की जनता को वो सुख सुविधा मिल नहीं सकती। नहीं तो हम सब रामायण के अनुसार नरक के भागीदारी हैं, क्योंकि रामचरितमानस में राजा के लिए, नरक के लिए, जन सेवकों के लिए एक चीज बड़ी स्पष्ट लिखी है, जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नरप अवश्य नरक अधिकारी। बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो ये थे हमारे साथ नीरज शर्मा जी, और नीरज शर्मा जी का ये कहना है कि उन्हें बहुत खुशी है इस बात की, जिस तरीके से उन्हें बेस्ट एमएलए है। लेकिन हाँ, अभी भी उनको ऐसा लगता है कि ये खिताब मुझे मिला है, गर्व का पल है, खुशी का पल है, लेकिन अभी भी उनके विधानसभा इलाके में, उनके विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिनको प्राथमिकता के तौर पर निपटाने की जरूरत है, और आगे उनकी कोशिश होगी कि जनता की उम्मीदों पर इसी तरीके से वो खरा उतरें। कैमरा पर्सन किशन के साथ अमित शर्मा, हर खबर। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हर खबर। नमस्कार।